नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खबर से। अभी एक बड़ी खबर आई है कि चुनाव आयोग ने कथित लाभ के पद के मामले में उन्हें नोटिस जारी किया है। माना जा रहा है कि इससे हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस मामले में चुनाव आयोग ने अब उन्हें नोटिस जारी कर उनका पक्ष पूछा है और साथ ही इस नोटिस में यह भी कहा गया है कि क्या उन्हें डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। और पूरा मामला क्या है जानते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार से, जो इस समय हमारे साथ पटना से मौजूद हैं। मनीष, क्या इससे हेमंत सोरेन की दिक्कतें बढ़ सकती हैं या फिर सिर्फ ये एक प्रक्रिया का मामला है? देखिए, निश्चित रूप से जब ये मामला उजागर हुआ था तो लगा था कि ये शायद इससे हेमंत सोरेन की मुश्किलें इसलिए बढ़ सकती हैं क्योंकि वो माइन के मंत्री भी हैं, खान मंत्री भी हैं, और उन्हीं के समय में ये जो माइनिंग लीज है वो भी रिन्यूअल हुआ है। लेकिन इसके बाद दो तथ्य सामने आए हैं कि 2000 में जब झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय माइनिंग लीज के बारे में जो है हेमंत सोरेन ने अपने एफिडेविट में जानकारी दी। दूसरा, जिन धाराओं के आधार पर बीजेपी झारखंड के राज्यपाल के पास उनके खिलाफ में ये याचिका दायर जिसको उन्होंने चुनाव आयोग को रेफर किया था, तो बात दो सुप्रीम कोर्ट के मामले आए हैं जिसमें आइडेंटिकल मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सेटल किया था और उसके बाद स्वयं ने दावा किया कि इस मामले में कहीं भी जो है हेमंत सोरेन के ऊपर कोई खतरा नहीं है। और अगर आप याद जो है जेएमएम का कांग्रेस का एक डेलीगेशन ने जाकर राज्यपाल को भी एक मेमोरेंडम दिया था और इसके बाद कई सारे जो लीगल एक्सपर्ट में एसके मेंदिरत्ता चुनाव आयोग के कई दशकों तक जो है लीगल एडवाइजर थे, उनका भी इंटरव्यू आया। तो जेएमएम ने काफी प्रमुखता से एक तरह से सब जगह सबको बांटा भी, उसको शेयर भी किया कि उसमें उन्होंने कहा है कि ये कोई ऐसा मामला नहीं बनता है जिसमें उनकी सुरक्षा के ऊपर कोई खतरा हो। जी अखिलेश, शुक्रिया मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बात करते हैं स्पाइस जेट के मामले की, जहां पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट का विमान B737 लैंडिंग से ठीक पहले तूफान में घिर गया। हादसे में विमान में सवार 14 यात्री और 3 केबिन क्रू स्टाफ घायल हो गए, जिनमें 12 गंभीर हैं। बताया जा रहा है कि लैंडिंग से ठीक पहले तूफान में फंसने की वजह से केबिन में रखे सामान लगातार गिरने लगा, जिससे यात्रियों को चोट लगी है। ये विमान मुंबई से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर आ रहा था। विमान में 185 यात्री सवार थे। राहत की बात यह रही कि विमान को सुरक्षित एयरपोर्ट पर लैंड करा लिया गया। हादसे के बाद मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस बीच डीजीसीए ने स्पाइस जेट विमान के क्रू और मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर के इंचार्ज को ड्यूटी से हटा दिया है। साथ ही स्पाइस जेट विमानों के बेड़े की जांच भी की जा रही है। कल ईद है, साथ ही कल अक्षय तृतीया का भी त्योहार मनाया जाएगा। दोनों त्योहार एक साथ पड़ने से यूपी पुलिस काफी अलर्ट है। मध्य प्रदेश और दिल्ली की हाल की घटनाओं को देखते हुए यूपी सरकार और प्रशासन कोई खतरा मोल लेने के मूड में नहीं है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि ईद के मौके पर पूरे राज्य में भारी पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। मध्य प्रदेश और दिल्ली में हाल की घटनाओं को देखते हुए इस साल ज्यादा इंतजाम। एक बयान में पुलिस ने कहा है कि ईद की नमाज राज्य में 31,151 जगहों पर होगी। इनमें से 2,846 जगहों को संवेदनशील माना गया है, जहां ज्यादा सुरक्षा होगी। पीएसी की 46 कंपनियां और केंद्रीय बलों की 7 कंपनियां लखनऊ से अलग अलग जिलों में भेजी गई हैं। पुलिस का कहना है कि त्योहार से पहले उसने धार्मिक नेताओं से बातचीत कर 29,808 शांति सभाएं की। अलग अलग धार्मिक स्थलों से 60,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर उतरवाए गए। लखनऊ से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वहीं उत्तर प्रदेश के चंदौली में पुलिस की दबिश के दौरान एक युवती की पिटाई से मौत का आरोप लगा है। पुलिस युवती के पिता को गिरफ्तार करने गई थी। परिवार का आरोप है कि जब वो घर में नहीं मिले तो पुलिस ने उनकी 2 लड़कियों को पीटा, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरी घायल है।
वारदात के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है। इसके पश्चात जब बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, उसका पैनल से हमने पोस्टमार्टम करवाया है। एक गले के पास एक खरोच आई है और जो बाएं जबड़ा है उसके नीचे 0.5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी मामूली सी चोट है। इसके अलावा कोई भी चोट पूरे शरीर पे इसके अतिरिक्त अंदरूनी और बाहर दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल पोस्टमार्टम में नहीं आई है। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम की फाइनल जो वो होती है, मतलब डिसीजन होता है, उसमें कॉज ऑफ डेथ जो है वो अननोन लिखा गया है और विसरा को प्रिजर्व किया गया है। और जो एक बात मीडिया में फ्लैश हो रही थी रेप की, उसके संबंध में ये बताना चाहूँगा कि कोई भी अंदरूनी अंग के ऊपर कोई भी असॉल्ट या चोट नहीं आई है। यह उस लड़की के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है जिसकी मौत के बाद राज्य में सियासी घमासान मच गया। नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी और मौके पर पहुंची पुलिस पर भी गुस्सा निकाला। मामले को शांत करने के लिए बड़े अधिकारियों को आना पड़ा और अब सूबे के उप मुख्यमंत्री को भी सफाई देनी पड़ रही है। श्री अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं। अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अपराधियों को पकड़ने के लिए अगर कोई पुलिस गई है और उस पुलिस के जाने के बीच में इस प्रकार की घटना हुई तो दुखद है। मैं इस पर निश्चित तौर से दुख व्यक्त करता हूं। मामला चंदौली जिले के सैयद राजा थाना क्षेत्र के मनराजपुर गांव का है। गांव में कन्हैया यादव का घर है जिस पर जिला बदर की भी कार्रवाई हुई है। बलवे के एक मामले में कोर्ट के NBW वारंट को तामील कराने के लिए पुलिस शनिवार की शाम 4 बजे कन्हैया यादव के घर पहुंची। आरोपी कन्हैया घर पर नहीं मिला। घर वालों का आरोप है कि कन्हैया के न मिलने पर पुलिस ने उनके परिवार के साथ इतनी ज्यादा बदसलूकी की कि उनकी एक बेटी की मौत हो गई। लेकिन पोस्टमार्टम में पुलिस किसी बड़ी मारपीट का जिक्र नहीं कर रही है। ये पुलिस सारा गलत बोल रही है। कैसे मौत हुई पीड़िता की? पीड़िता पुलिस आई, जबरदस्ती चढ़ गई। 2 ही बच्चियां घर में थी और बड़ी बच्ची को पुलिस ने मारा पीटा और छोटी को इस घर में बंद करके मारा और बड़की को जब लगा चोट वो मृत्यु हो गई। तो ये सब उतर करके उसको पंखी में बांध कर भाग गए। अभी तो रिपोर्ट आई ही नहीं है। अभी तो हम लोग करा के सुबह गए हैं और रिपोर्ट आई नहीं। पुलिस अपने मन से बोल रही है। घटना के बाद गांव वाले बेहद गुस्से में आ गए। उन्होंने सड़क जाम कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी अपना गुस्सा निकाला, जिसमें 2 पुलिस वाले घायल भी हुए थे। इस पूरे मामले में राजनीति भी होने लगी। देखिए, एक बहुत दुखद घटना हुई। ये पुलिस के पूरी लापरवाही से यहाँ का HSO उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से ये जिला बदर थे। जैसा वो कह रहे हैं, हम लोग जानकारी तो नहीं है, दिवारटी थे तो इनको सूचना थी, घर पे आए तो जब नहीं थे तो इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए। यहाँ आके बच्चों से मारपीट, महिलाओं से, लड़कियों से मारपीट किया उन्होंने, उनको चोट भी आई है और उसके बाद ये घटना हुई है। यहाँ सभी सीनियर अधिकारी भी आए हैं, आईजी साहब भी आए, DM SP भी आए, जिनसे हम लोगों ने घर के तरफ के लोगों ने मान रखा अपना। तो उन्होंने इस बात को माना भी कि जो इनकी FIR है, जो दरखास्त है, उसके अनुसार हम FIR भी करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे। HSO को तुरंत निलंबित करने का भी उन्होंने वादा किया है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पुलिस जिस तरह के चोट की बात कर रही है और मौत के कारण को अभी अनजान बता रही है, उससे परिवार के लोगों को लग रहा है कि पुलिस कहीं लीपापोती में तो नहीं जुटी है। आए दिन होने वाली घटनाओं को लेकर लगता है कि लोगों का पुलिस पर से भरोसा उठने लगा है और चंदौली की इस घटना ने तो इस भरोसे की दरार को और बड़ी किया है। ऐसे में पुलिस को सिर्फ निष्पक्षता की बात नहीं, बल्कि इस घटना की जितनी जल्दी जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी करेगी, लोगों का भरोसा उतना ही मजबूत होगा। चंदौली से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया। यूरोप के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि रूस और यूक्रेन की जंग में जीत किसी की नहीं होगी। जर्मनी के साथ कई समझौते भी के बाद उन्होंने कहा कि हम शांति के पक्षधर हैं। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा।
इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न उथल-पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है। इससे विश्व के हर परिवार पर बोझ पड़ा है, किंतु विकासशील और गरीब देशों पर इसका असर और गंभीर होगा। मैदान तप रहे हैं, लेकिन कश्मीर में मौसम खुशनुमा है। यही वजह है कि वहां सैलानियों की भीड़ नजर आ रही है। 4 साल बाद घाटी में इतने सैलानी दिखे हैं। Excellent means excellent. There is no word to explain. 80 साल की बुजुर्ग विद्या ठाकुर देसाई पुणे से हैं। कश्मीर की बेपनाह खूबसूरती और दिलकश फिजा से वो बेहद खुश हैं। पुणे की चिलचिलाती गर्मी से दूर वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ कश्मीर की सैर पर आई हैं। उनका पूरा परिवार डल लेक में एक हाउस बोट में ठहरा है। हालांकि इन दिनों बिजली काफी कट रही है, इसके बावजूद पर्यटक कश्मीर का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। मैंने बहुत बार सुना था कि ये स्वर्ग है। सच में ये स्वर्ग है। कल ही हम पुणे से आए हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है। यहाँ लोग काफी सहयोग कर रहे हैं। हमें यहाँ सब कुछ अच्छा लग रहा है। हम पहले भी कई जगह गए हैं, लेकिन ये जगह मैजिकल है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना पूरा हो गया हो। चाहे आपके पास इस जगह की कितनी भी तस्वीर हो, लेकिन यहाँ की खूबसूरती यहाँ आकर ही पता चलेगी। कई साल बाद कश्मीर सैलानियों से इतना गुलजार हुआ है। बीते 4 महीने में 6 लाख से ज्यादा सैलानी यहाँ आ चुके हैं। ये तादाद साल 2021 में आए कुल पर्यटकों से भी ज्यादा है। होटल, हाउस बोट सब सैलानियों से भरे हुए हैं। नजीर अहमद और शकीरा वल्ला जैसे कारोबारियों के लिए ये बड़ी राहत है। पिछले कुछ साल सुरक्षा व्यवस्था के हालात और कोविड महामारी के कारण उनका कारोबार ठप पड़ गया था। पूरे 3 साल बाद इतना अच्छा सीजन आया है। कोरोना के कारण हमें काफी तकलीफ हुई थी, लेकिन अब व्यापार और सीजन दोनों ही बढ़िया है। अप्रैल के महीने में ही कश्मीर घाटी में 2,70,000 सैलानी आए। राज्य पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में ये तादाद कहीं ज्यादा बढ़ेगी। हमने जिस तरह से नए अनुभव बनाए हैं, नए क्षेत्रों को पेश करने की कोशिश की है। हमने पूरे देशों में अच्छा अभियान चलाया है। ये सीजन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर पर्यटकों का ऐसे ही आना जारी रहा तो कश्मीर में पहले के तमाम रिकॉर्ड टूट सकते हैं। पहले कोविड की वजह से फॉरेन ट्रैवल पे रिस्ट्रिक्शन लगा, जिससे पर्यटक बड़ी तादाद में कश्मीर आए। अब हीटवेव की वजह से कश्मीर की तरफ टूरिस्ट अपना रुख ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कर रहे हैं। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए।